गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आई होप आप लोग जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं और जो भी आप लोगों को प्रॉपर वे से काम कराया जा रहा है आप प्रॉपर फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, दिस टाइम इज टू शो योर लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, टूवर्ड्स योर टीचर्स एंड premost thing towards to you. Okay, be sincere because it's time to show to yourself your capabilities. Okay students, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का आगे वाला पार्ट। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 दैट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने कौन सा टॉपिक चैप्टर 8 में कवर करा है? टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ को हमने दूसरा नाम भी दिया है दैट इज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अब इसका नाम टाइम सीरीज ग्राफ क्यों है ये हमने कल कवर कर लिया है, और इसका नाम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ क्यों है ये भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, हमने इसका मतलब पढ़ा था, हमने इसके रूल्स पढ़े थे वाइल कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ प्रॉपर वे में। हमने ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस का 3 नाम से जाना था, एक एक्स एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एब्सिसा। ओके, और वाई एक्सिस को भी हमने 3 नाम से जाना था दैट इज वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, और दोनों ही एक्सिस एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और जिस पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन, जिसको हम कैपिटल इंग्लिश लेटर ओ से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटे कॉमनली कौन सा क्वाड्रेंट यूज होता है दैट इज क्वाड्रेंट 1 वाई। अगर 1 मार्क में एक क्वेश्चन आ जाए तो हमें आंसर क्या लिखना है? हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हैं वो मेनली पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाड्रेंट 1 का यूज़ करते हैं, एंड अगर हमें क्वाड्रेंट 4 का भी यूज़ करना होता है इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन स्टेटमेंट इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ पढ़े थे। 2 टाइप्स हमने कल कवर करे थे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। नंबर 1 वेरिएबल ग्राफ्स, नंबर 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स ग्राफ। इनके मतलब हमने इनके नाम से ही, इन टर्म से ही डिराइव करा था। लाइक 1 वेरिएबल ग्राफ का मतलब है वो ग्राफ जिसमें हम सिर्फ 1 वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, ग्राफ के रूप में, दैट इज कॉल्ड 1 वेरिएबल ग्राफ। एंड 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स या मोर देन 2 वेरिएबल्स को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, अब आता है बेटे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का हम और भी अच्छे तरीके से। ओके, फिर हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, अब हम करेंगे बच्चे मैरिट्स, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि भाई हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ी है, सीखी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ी है, सीखी है, रूल्स पढ़ लिए, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, मतलब मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, तो अभी हम ये वाला टॉपिक करने जा रहे हैं। अगर बच्चे मैं नॉर्मल पर्सन के हिसाब से सोचूं कि क्या डायग्राम की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले सिंगल ग्लैंस में मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी और टेक्स्ट से ज़्यादा डायग्राम्स एंटरटेनिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एज कंपेयर टू टेक्स्ट। क्लियर? दूसरा, कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग होती है बट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब कैलकुलेशन के लिए मुझे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, मुझे फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए, एज सच मुझे टेक्निकल नॉलेज डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं चाहिए। बस एक बार थोड़ा सा जानना है कि कैसे डायग्राम बनाया जाए और मैं ईजिली एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? और सिंगल ग्लैंस में मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
अगर मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो डायग्राम्स आर द बेस्ट थिंग टू यूज। कैसे? फटाफट बार डायग्राम की हेल्प से मुझे पता चल जाएगा 2000 किसी ईयर में कितना सेल्स ज़्यादा है या प्रोडक्शन ज़्यादा है, वट एवर इट बी। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बट अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ बच्चे, लिमिटेड यूज़ है, जहाँ पर कुछ चीज़ें जो डायग्राम से यूज़ हो जाती हैं, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जहाँ पर मुझे एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए होता है, प्रिसाइजली आंसर चाहिए होता है। उस आंसर को निकालने में मुझे डायग्राम हेल्प नहीं करते। क्लियर? उसके लिए मुझे क्या यूज़ करने पड़ते हैं? प्रॉपर फॉर्मूलाज, प्रॉपर कैलकुलेशंस यूज़ करके ही मुझे आंसर मिलता है। क्लियर एवरीवन? तो लिमिटेड यूज़ है। और मैं अगर किसी डायग्राम को देखती हूँ तो मैं ओवरव्यूली तौर पर मतलब पता लगा सकती हूँ, एनालाइज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे डेप्थ में आंसर चाहिए, मुझे प्रॉपर डीप में हर एक चीज़ को एनालाइज करना है, तो डायग्राम्स हेल्प नहीं करते। मुझे कैलकुलेशंस के ऊपर ही जाना पड़ता है, एनालिटिकल टर्म्स पर, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ थिंग्स पर जाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे प्रॉपर फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सो आज अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड डीमेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आता है बेटे मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नंबर 1, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। बहुत ही सिंपल है। एज वी टॉक अबाउट बार डायग्राम, एज वी टॉक अबाउट पाई डायग्राम, histogram, frequency curve, frequency polygon, time series graph, these are very simple to construct and it is very easy to understand. ठीक है। सेकेंड वन इज लास्टिंग इम्पैक्ट। अगर मैं कोई फिगर आपको दिखा दूँ और आपको बता दूँ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इस साल के इतने इतने हैं, शायद ये चीज़ आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रिटेन ना रह सके। ठीक है, बट अगर मैं आपको बार डायग्राम के वे से प्रॉपर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दिखा दूं तो आपको पता रहेगा लास्ट मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक एज़ कंपेयर टू टेक्स्ट आपको ज़्यादा टाइम तक पता रहेगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा था या इंपोर्ट। तो डायग्राम्स का लास्टिंग इम्पैक्ट होता है एज कंपेयर टू टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। अगर मुझे मेरे को डायग्राम्स बनाने तो मुझे ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि ये डायग्राम किस तरीके से बनेगा। मेरे को ज़्यादा ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। फोर्थ, अट्रैक्टिव। अगर बेटे मैं आपको पैराग्राफ लिख कर दूँ और उस पैराग्राफ को मैं डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दूँ तो विच थिंग इज मोर अट्रैक्टिव टू यू पीपल? ऑब्वियसली डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तभी एक ग्लांस में आप थोड़ा बहुत अनुमान एस्टिमेशन कर सकते हो। आगे, अ क्विक कंपैरेटिव ग्लांस। मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे, कंपैरिजन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में डायग्राम्स आर द बेस्ट थिंग टू डेवलप। ठीक है, अब क्विक कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है? सी, अगर मुझे ये जानना है कि कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट और रेवेन्यू क्या क्या है, ठीक है, तो मैं डायग्राम्स की हेल्प से बहुत ईजिली वे में लोगों को बता सकती हूँ, या जिनको भी मुझे डेटा भेजना है मैं उनको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, सो कंपैरिजन करने के लिए, जैसे कंपैरिजन करने के लिए मैं कोरिलेशन का भी यूज़ करती हूँ, और कोरिलेशन का भी एक डायग्रामेटिक वे से एक टाइप होता है जिसमें मैं डायग्रामेटिक वे से कोरिलेशन निकाल सकती हूँ, दैट इज स्कैटर डायग्राम। क्लियर एवरीवन? जो कंपैरिजन करने का सबसे बड़ा टूल है। ओके, नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ एवरेजेस। अब बच्चे ये टॉपिक हम जब बहुत तरीके की टाइप्स ऑफ एवरेजेस करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो एवरेजेस ही है, मीन, मीडियन, मोड, ये क्या है आपकी एवरेजेस। जैसे हमने हिस्टोग्राम पढ़ा, ओके, हमने ऑगिव कर्व पढ़ा, इन डायग्राम्स की हेल्प से हम एवरेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम एवरेजेस के चैप्टर में प्रॉपर यूज कर फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ एवरेजेस।
हिस्टोग्राम हेल्प करते हैं मोड निकालने के लिए, मोड इज अ टाइप ऑफ एवरेज। ऑगिव कर्व हेल्प करते हैं मीडियन, ये भी एक टाइप ऑफ एवरेज है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम लेटर ऑन बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। मैंने अभी आपको इसलिए नहीं कराया बच्चे क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। अगर मैं आपको क्रैम करवाऊंगी तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी। तो इट्स बेटर पहले वे पढ़े कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट डायग्राम्स, फिर उनका हाउ टू फाइंड आउट द एवरेजेस वंस we're going to study the types of averages. Okay, next आता है बच्चे study of correlation. अब अगर मैं टाइम सीरीज ग्राफ में यहाँ पर मैं टाइम ले लूँ, यहाँ पर मैं इनकम ले लूँ और एक्सपेंडिचर ले लूँ। सपोज इनकम ये है बेटे, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे, तो कैसा कॉरिलेशन है? सी मतलब टाइम सीरीज ग्राफ से भी मैं दो वेरिएबल्स, क्योंकि टाइम सीरीज ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स टाइम सीरीज ग्राफ। तो यहाँ पर मैंने टू वेरिएबल्स ली, ठीक है, एक लिया इनकम, एक लिया एक्सपेंडिचर। इट मीन्स क्या है बच्चे, अगर इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। कैसा है रिलेशनशिप? दोनों सेम है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करती हूँ? कोरिलेशन। दो चीजों के बीच में रिलेशन, को मीन्स बिटवीन टू। रिलेशन मतलब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, क्या ये पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। क्लियर एवरीवन? तो इन सब चीजों के लिए भी मेरे को कौन हेल्प करता है? ग्राफ हेल्प करते हैं। ओके क्लास, ये तो टाइम सीरीज की वजह से कोरिलेशन हो गया, लेकिन जब हम कोरिलेशन का चैप्टर करेंगे तो कोरिलेशन की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक तरीके के डायग्राम्स यूज करती हूँ, और उन डायग्राम्स को मैं बोलती हूँ बच्चे स्कैटर डायग्राम। ओके, जब हम कोरिलेशन करेंगे तो हम ये वाले डायग्राम्स बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। Okay, now come to demerits of diagrammatic और graphical presentation. Limited use है, मतलब थोड़ा बहुत यूज़ है। प्रेजेंटेशन में एक कंक्लूजन के रूप में मैं डायग्राम्स का यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं होगा कि हर एक चीज़ ही डायग्राम के रूप में मैं प्रेजेंट कर सकूँ। सो डायग्राम्स का लिमिटेड यूज़ है, मेनली कंपैरेटिव। जहाँ पर भी मुझे कंपैरिजन करना होता है वहाँ पर मैं डायग्राम का यूज़ करती हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे प्रॉपर एवरेजेस कैलकुलेट करनी पड़ती है वहाँ पर डायग्राम लिमिटेड यूज़ होते हैं बेटे। मुझे डीपली कैलकुलेशन पर जाकर ही प्रॉपर आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। सो डायग्राम्स आर ऑफ लिमिटेड यूज। सेकेंड होता है बेटे मिस यूज। आपको देखो डेटा का मिस हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली हम डायग्राम को ना कैसा भी रूप दे सकते हैं अपने फेवर के लिए। जैसे एडवर्टीजमेंट में डायग्राम्स का कितना गलत यूज़ कराया जाता है ना। अपना पार्ट ज़्यादा कर दिया हमने, स्केलिंग में प्रॉब्लम करके अपने आप को अच्छा दिखा दिया, ठीक है, मतलब पोर्शन अपना अच्छा दिखा दिया स्केलिंग में प्रॉब्लम करके। सो ये क्या है? आप मिसयूज कर रहे हो डायग्राम्स का। ओके, नेक्स्ट आता है ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। प्रिलिमिनरी का मतलब ओवरव्यूली, मतलब ऊपरी तौर पर आप अनुमान लगा सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। बट अगर मुझे डीपली एनालिटिकल एनालिसिस करना है तो मैं डायग्राम्स की हेल्प नहीं ले सकती। मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्रॉपर कंसेप्ट्स पे जाकर कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? इट मीन्स मुझे मतलब अनुमान मिल रहा है, एस्टिमेट मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर प्रिसाइज आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स नहीं मिल रहा है। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके क्लास, अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम प्लस माइनस क्या दो वेरिएबल्स के ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। बच्चों के मन में डाउट आता है क्योंकि अभी तक हमने बहुत ही सिंपल तरीके के प्रैक्टिकल्स करे हैं। ओके, यस क्लास, अब एक एग्जाम्पल है, आपको देख के पता चल जाएगा, आप खुद सोच के देखिए। वन वेरिएबल
टाइम सीरीज ग्राफ या टू वेरिएबल्स टाइम सीरीज ग्राफ। आपको एग्जाम्पल के स्टेटमेंट से अपने आप एस्टिमेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर वन वेरिएबल है या वन वेरिएबल से ज़्यादा है। ठीक है, ईयर है, ईयर वाइज डेटा गिवन है और मुझे ग्राफ बनाना है, तो क्या आएगा, टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम से रिलेटेड है, सो इट इज टाइम सीरीज इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो इट विल बी कॉल्ड एज टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, मुझे ईयर वाइज, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स, एम का मतलब होता है इम्पोर्ट्स। ठीक है, हाँ जी, तो 2012, 2013, 2014 एंड 2015 वाइज मुझे एक्सपोर्ट्स भी गिवन है और इम्पोर्ट्स भी गिवन है। ठीक है, अब मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है भाई ईयर वाइज मुझे दो चीज़ें गिवन है, एक्सपोर्ट्स भी और इम्पोर्ट्स भी। दोनों न्यूमेरिकली मेजर होती हैं और दोनों की दोनों टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। सो दीज टू आर वेरिएबल्स। सो ये क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स आपको गिवन है, टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटे, सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, हेडिंग ऑफ द ग्राफ। हेडिंग में मैं क्या लिख रही हूँ, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बच्चे, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, ईयर मेंशन करोगे फ्रॉम 2012 to 2015. A hypothetical example it is. Okay, 2012 to 2015 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर हम हमेशा ग्राफ के लिए या डायग्राम के लिए क्या बनाते हैं बच्चे, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू वेरिएबल्स टाइम सीरीज ग्राफ। यहाँ पर जो यूनिट है मेरी वेरिएबल की, दैट इज रुपीज इन करोड़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी रुपीज इन करोड़। ओके, मुझे स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को ध्यान में रखना है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। नाउ द टाइम फॉर क्या स्केलिंग लूं, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। थिंक अबाउट इट बेटे, एक्स एक्सिस पर तो ईयर लूंगी, वाई क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डेटा मुझे किस वाइज गिवन है, किस अकॉर्डिंग गिवन है, टाइम वाइज। क्लियर, तो मैं एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करूंगी बच्चे, टाइम, दैट इज टाइम इज गिवन इन ईयर्स। 0, 2012, 2013, 2014, 2015। ओके, अब मुझे वाई एक्सिस पर स्केलिंग करनी है, तो कैसे करूं, ध्यान से देखिए बेटे, आपके दोनों वेरिएबल का मिनिमम नंबर है 300 एंड मैक्सिमम इज 500। 300, 500, इसका मतलब 300 to 500 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं 50-50 की भी स्केलिंग कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं 0 से 50, 100, 150 जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा मतलब साइज का प्रॉब्लम आएगा। इट मीन्स 300 तक तो मुझे कोई यूज़ ही नहीं है। सो यहाँ पर किसका यूज़ करा जाए, फॉल्स लाइन का, ब्रोकन लाइन्स का या किंक का, जिससे मैं जंप कर सकती हूँ सीधा किसके ऊपर बेटे, 300 के ऊपर। तो मैंने जंप करी सीधा किसके ऊपर, 300 के ऊपर, और स्केलिंग कर रही हूँ बच्चे 350, 400, 450, 500, 550। ओके, और ये मैंने y एक्सिस पर क्या मेंशन कर रहा है बच्चे, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ओके, अब मैं क्या करूंगी, पहले एक्सपोर्ट्स के पॉइंट्स प्लॉट करूंगी और लेटर ऑन इंपोर्ट्स के। हाँ जी, 2012 में एक्सपोर्ट्स कितना है बच्चे, 300। 2012 एंड 3 का पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे।
2013 में कितना है 350 एंड 2013 लाइक दिस. 2014 400, 2014 400, 2015 380. सी 350 और 400 के इस एरिया में आएगा. 380 कैसे मेंशन करेंगे, 50 है, 360, 370, 380, 390, तो 380 इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा. देखिए बच्चे, दिस इज 400 इज हियर, 380 इज हियर, उससे 400 से थोड़ा सा नीचे. अब मैं क्या करूंगी बेटे, ज्वाइन इट एंड फॉर्म अ लाइन. ठीक है, अब ये तो एक्सपोर्ट्स हो गया. अब मुझे कैसे मेंशन करना पड़ेगा, कौन सी लाइन किसको शो कर रही है, कंप्लीट लाइन शो कर रही है एक्सपोर्ट्स को, डैश डैश लाइन शो कर रही है इंपोर्ट्स को. ओके, अब मैं इसी ग्राफ में क्या शो करूंगी, इंपोर्ट्स. 2012 में इंपोर्ट्स कितना है बेटे, 420 अप्रोक्सीमेटली हियर. 2013 में कितना है, 460 हियर. ओके, बिल्कुल आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से बहुत अच्छे से अपने ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, इतनी एक्यूरेसी बोर्ड पर नहीं आएगी बच्चे, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल ओवर हियर. ओके, 2014 में दैट इज 500 हियर. नेक्स्ट 2015 इट इज 380 हियर. तो मैं क्या करूंगी, डैश डैश लाइन का यूज करूंगी. ओके, और ये देखो, तो ये क्या है, इंपोर्ट्स, और ये क्या है, एक्सपोर्ट्स. अब मैं आपसे इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहती हूँ. वो कौन सा ईयर है जहाँ पर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इक्वल हैं, आपको पता चल जाएगा एट द सिंगल ग्लैंस ओनली. कौन सा ईयर, 2015. सो कंपैरिजन करने के लिए डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल. क्लियर एवरीवन. सो ये क्या है, 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ. बेटे एक एक स्टेप बाय स्टेप का यूज करिएगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. एंड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. अगर मैं कोई चीज़ देखकर और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, इट इज़ वेरी इजी, ओ ये तो मैं बहुत ईजिली कर सकती हूँ, प्लीज़ डोंट डू इट. क्योंकि बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक बहुत करते हैं. इवन फ्रीक्वेंसी कर्व में आप लोगों ने, जो मैंने आपसे अब टेस्ट लिया था, उसमें बच्चों ने बहुत कॉमन मिस्टेक क्या कर रखी है. सपोज ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आया, तो बच्चों ने ना ऐसे ऐसे, नो इट इज रॉन्ग. यहाँ पर भी ऐसे ऐसे ये शेप बना दी कर्व की. माना कर्व बेल बनती है, मतलब बेल की तरह कर्व होता है, चाहे वो राइट हैंड साइड पे ज़्यादा कर्व हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा कर्व हो, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. बट ये नहीं कि मुझे बबलिंग कर देनी है, नहीं. अगर बच्चे मुझे सिर्फ ऊपर टॉप पे कर्व करना है, अदरवाइज मुझे अपना कर्व ही रखना है थोड़ा सा. ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर हर एक पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए बबल्स यूज़ करूँ, नॉट एट ऑल. ये शेप होनी चाहिए मेरी, ऊपर से टॉप मेरा पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, टॉप मेरा कर्वी होना चाहिए, तभी ये कर्व बनेगा. ओके, और फ्री हैंड ही बनेगा. क्लियर एवरीवन. सो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है, और आपको असाइनमेंट मिलेगा. असाइनमेंट आपको आज मिलेगा अपनी बुक का. आपको अपनी एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 कंप्लीट करनी है अपनी फेयर नोटबुक में. ओके क्लास, एंड डाउट्स विल बी टेकन इन द जूम लाइव क्लास. ओके क्लास, टेक केयर एवरीवन. बाय एवरीवन.